जी, ये कम। ओके, बैलेंस शीट बनाएं। पहले 30/11 के साल की बैलेंस शीट। ओके, 30/11 के साल के लिए 30/11 के साल में कितनी पेमेंट्स हो रही थी इधर? 2। तीस 11 के साल में कौन कौन सी पेमेंट हो रही थी? 1, 7, 10, ओके। 30/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। ये कल हम लोगों ने यहाँ पेमेंट्स प्लॉट की थी ऐसे अपने समझने के लिए। 30/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। ये हमारे साल की पेमेंट है, इसके नीचे लाइन लगा दी। अब जरा सोच के बताएं 30/12 के साल में कौन कौन सी पेमेंट्स हो रही हैं? ये 30/12 के साल में नहीं हो रही। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो बहुत ज्यादा बेहतर पता है। ये 30/12 के साल में पेमेंट नहीं हो रही, ये तो 30/12 के अगले दिन पेमेंट हो रही है। तो हमारे साल के अंदर कितनी पेमेंट्स हो रही हैं भाई? 2।
7.6 और 8.2, ये चला जाएगा करंट के अंदर और ये नॉन करंट के अंदर। जी, एटीन पॉइंट सोच लें। जरा थोड़ी देर के लिए ना यहां इधर देखें, ये कौन सा साल है? 30/11। अगला साल कौन सा है? 30/12। अच्छा, 30/11 के अंदर इधर देखें, इधर देखते हैं, 30/11 के अंदर पेमेंट पहली कब हुई होगी? इधर देख के बताएं, इधर देखिए, 1/7/10। अभी शेड्यूल की तरफ नहीं देखना। और 30/11 में दूसरी पेमेंट कब हुई होगी? 1/1/11। अब 1/1/11 को ढूंढना है, जाके 1/1/11 को ढूंढना है और उसके नीचे लाइन लगा देनी है। हमारे साल में और कोई पेमेंट नहीं भी। अच्छा, उसके बाद अब ढूंढना है करंट ईयर कौन सा है। करंट ईयर के लिए क्या करना है? अगर हम 30/11 को खड़े हैं तो हमारे लिए करंट ईयर कौन सा है? 30/12। 30/12 के साल में जो पेमेंट्स हुई होंगी वो कब होंगी? वो सारी करंट होगी। 1/7/11 और 1/1/12, ये दोनों पेमेंट्स किस में चली जाएंगी? करंट। वो सी करंट आ गया, बाकी सारा नॉन करंट। कितना लोगों ने घर में बना ली थी बैलेंस शीट? ओके, क्लास में बना ली। अच्छा जी, अगले साल की कोशिश करें बैलेंस शीट बनाने की। चले जी, भाई आप आ जाए हो फर्स्ट डे। चले जी, अगले साल की बनाए। जी मैं आता हूँ, उसकी तरफ आऊंगा। ओके, 30 जून 12, ये जवाब देने हैं, जरा आंखें खोल के अटेंटिव होइएगा। 30/12 में पेमेंट 30/12 में पेमेंट कब होती है? अगर सवाल एनुअल एरियर का होता। अगर सवाल सेमी एनुअल एरियर का होता तो पेमेंट कब होती? 31/12/11 को, 30/6/12 को। अगर सवाल सेमी एनुअल एडवांस का है तो 30/12 के साल में कब कब पेमेंट हुई होगी? 1/7/11 और 1/1/12। अब 1/1/12 को ढूंढना है, बस 1/1/12 को ढूंढना है। 1/1/12 हमारे 30/12 के साल की आखिरी पेमेंट है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको बहुत ज्यादा बेहतर पता है। 1/1/12, 1/7/12 तो वो कहते थे टैक्स ईयर 13 शुरू हो गया, तो 1/1/12 हमारे साल की आखिरी पेमेंट है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दे। अब जितनी पेमेंट्स 30 जून 13 में हैं वो करंट है। अब ये देखें 30 जून 13 में ही है लकीली दोनों। एक 30 जून 13 में पहले महीने के पहले दिन है, एक 7वें महीने के पहले दिन है। तो ये 30 जून 13 की दोनों पेमेंट्स किस में चली जाएंगी? करंट के अंदर। और ये नॉन करंट, नथिंग इज नॉन करंट।
ओके जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल अब आएगा करंट एसेट्स में. करंट एसेट्स विल शो नाउ इंटरेस्ट रिसीवेबल. भाई जब भी इंटरेस्ट आ जाए ना तो लाइन की कैद से बाहर निकल आए. लाइन किसके लिए है? लाइन दो चीजों के लिए है. बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल करंट नॉन करंट के लिए, और लाइन है मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए. रिकॉन्सिलिएशन के लिए भी लाइन नहीं है. रिकॉन्सिलिएशन के लिए जो है अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम उठानी होती है. तो जब भी इंटरेस्ट का लफ्ज आ जाए ना, ये बात याद रख लें, जब भी इंटरेस्ट का लफ्ज आ जाए तो लाइन की कैद से बाहर निकल आना है. 3 जगह इंटरेस्ट का लफ्ज आता है, उस वक्त आपने लाइन की कैद से बाहर निकल आना है और लाइन को जहन में रखे बगैर सोचना है. किन 3 जगह पे इंटरेस्ट का लफ्ज आता है? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए इंटरेस्ट इनकम नजर आती है, तब लाइन की जरूरत नहीं है. बैलेंस शीट बनाते हुए इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आता है, तब लाइन की जरूरत नहीं है. नोट में रिकॉन्सिलिएशन बनाते हुए अनअर्न्ड इंटरेस्ट का लफ्ज आता है, तब लाइन की जरूरत नहीं है. तो जितनी दफा भी इंटरेस्ट का लफ्ज आएगा आपको लाइन की जरूरत नहीं है. यू हैव टू थिंक डायरेक्टली. आप डायरेक्टली सोचेंगे आपको बात समझ आ जाएगी. लेकिन जब बैलेंस शीट के अंदर लीज रिसीवेबल मालूम करने और मैच्योरिटी एनालिसिस नोट में बनाना हो, यू नीड टू थिंक अबाउट लाइन. ओके, दिस इज अनदर लाइन, लीव इट. ओके, अच्छा भाई, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कल बनाया था, वो लाइन, ये लाइट कहते हैं ऑफ कर दिया करें, कह रहे हैं वो उनको इशू होता है. अच्छा जी, ऑफ करें. क्या चीज? आगे आ जाए, फर्स्ट रो में आ जाए. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए इधर बताते हैं कल क्या फिगर आई थी. 5.3, 3.1. ओके, लीव इट. ये कैसे आई थी? ये कल आपने घर में सोच लिया होगा. ओके, इंटरेस्ट रिसीवेबल. इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए आपने यहां आके घूरना है. 30/11. अगर सवाल एनुअल एरियर का होता तो फिर 30/11 के साल का इंटरेस्ट कितनी दफा नजर आ रहा होता? 1 दफा. और किस दिन? और मिल चुका होता या मिलना होता? तो फिर रिसीवेबल 0 होता. अगर सवाल सेमी एनुअल एरियर का होता तो 30/11 के साल का इंटरेस्ट पहली दफा पहले 6 महीने का कब मिलता? सेमी एनुअल एरियर 31/12/10. और दूसरी दफा 30/6/11. जब ये 2 दफा इंटरेस्ट मिलता तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो कितना रिसीवेबल में जाता? तो एनुअल एरियर का सवाल हो या सेमी एनुअल एरियर का सवाल हो, एनुअल एरियर में 30/11 को मिल जाता और सेमी एनुअल एरियर में 31/12/10 और 30/11 को मिल जाता, तो कोई रिसीवेबल ना होता. अच्छा, इधर अगर सवाल सेमी एनुअल एडवांस का है तो पहले 6 महीने किस दिन एंड होंगे? किस दिन एंड होंगे? इनका इंटरेस्ट कब मिलेगा? 1/7/11 भी हमारे 1/1/11. 30/11 का साल है, पहले 6 महीने कब एंड होंगे? 31/12/10. सेमी एनुअल एरियर में 31/12/10 का इंटरेस्ट कब मिल जाता? 31 सेमी एनुअल एरियर, सेमी एनुअल एरियर में 31/12/10 का इंटरेस्ट कब मिल जाता? 31/12/10. लेकिन सेमी एनुअल एडवांस पिछली, अच्छा, सेमी एनुअल एडवांस के अंदर कब मिलेगा? 1/1/11. तो वो तो 6 महीने का इंटरेस्ट 7वें के पहले दिन जब मिल गया तो नथिंग इज रिसीवेबल. सोच लें दोबारा. ये 30/11 का साल है ना, 1 जुलाई 10. जिन्होंने टैक्स पढ़ा तो फौरन बोला करें 1 जुलाई 10 और 30/11. बोले पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कब मिलेगा?
तो क्या पहले 6 महीने का इंटरेस्ट 7वें महीने के पहले दिन मिल गया, साल खत्म होने से पहले मिल गया? तो स्टैंडिंग ऑन 30 जून 11 देयर इज नथिंग रिसीवेबल। आखिरी 6 महीने का इंटरेस्ट कब मिलेगा? एक साथ 11। वो मिल गया या मिलेगा? जब मिलेगा तो वो रिसीवेबल। इसलिए सेमी एनुअल एडवांस के सवाल में एक चीज नोट करें, यहां 12 महीने की इनकम आएगी, यहां 6 महीने का रिसीवेबल आएगा। एनुअल एडवांस के सवाल में क्या था? एनुअल एडवांस के सवाल में यहां 12 महीने की इनकम थी, 12 महीने का रिसीवेबल था। क्यों ऐसा था? क्यों ऐसा था? इधर देखें, उसमें क्या था? उसमें पूरे साल का इस दिन मिल रहा था, तो जो इनकम थी वही रिसीवेबल था। फोकस करें, एनुअल एडवांस के सवाल में पूरे साल का यहां मिल रहा था, जो इनकम थी, तो 12 महीने इनकम में जा रहे थे, वही 12 महीने रिसीवेबल में जा रहे थे। बट इफ आई टॉक अबाउट सेमी एनुअल एडवांस, तो 6 महीने का 7वें के पहले दिन और 7 से 12वें महीने का 13वें के पहले दिन। तो फिर आप बता दें कि कौन सा सिर्फ रिसीवेबल में जाएगा। इफ दिस डायग्राम इज इन योर माइंड, यकम जनवरी 11 वाला रिसीवेबल में जाएगा या यकम जुलाई 11 वाला? यकम जुलाई 11 वाला उठा लें, 2.4। So this is how you are supposed to think. अगला बना लें, वैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल में ना, अगर आप चाहते हैं कि सोचना नहीं है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, एक रट्टा भी मार सकते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल में। ये जो डेट है ना, इससे जो अगली डेट है एक दिन बाद वाली, उधर पड़ा होता है बस। ये सिंपल रट्टा है, अगर आपने रट्टा मारना है। ये रट्टा एप्लीकेबल है एनुअल एडवांस के लिए भी, सेमी एनुअल एडवांस के लिए भी, क्वार्टरली एडवांस के लिए भी। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल के साथ आप लिख सकते हैं साल के अगले दिन पड़ा होता है बस। इंटरेस्ट पेएबल के लिए भी यही सिंपल, साल के अगले दिन पड़ा होता है। जाहिर बात है अगले दिन मिला तो वो पिछले का मिला होगा, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट। ये क्या है? 30 जून 11, तो बोले यकम जुलाई 11। ये तो लंबी बात कर दी ना। ये क्या है? ओ यकम जुलाई। ये क्या है? 30 से 12, तो अगला दिन एक साथ 12, बस एक दिन बाद के गैप से आपने ढूंढ लेना है। अगले दिन की फिगर उठा लेनी है, उर्दू में लिख लें। ये हर सवाल में चल जाएगा, चाहे एनुअल का हो, चाहे सेमी एनुअल का हो, चाहे क्वार्टरली का हो। लेकिन एडवांस के सवालों में, वो तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट रिसीवेबल एरियर के सवालों में नहीं आता। तो अगले दिन की फिगर उठा लेनी है। ओके, व्हाट इज अगला दिन? एक साथ 12। एक साथ 12 के सामने बोलें कितने? 23। ओके, किताब कितने लोगों के पास नहीं है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये कल से लाया करें। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर का ना कॉपी करा के ला दो। ये ले आते हैं जौहर। क्वेश्चन नंबर 6 15, 16, 20 कॉपीज करा के ला दो। ओके, बनाएं जी। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, नोट बना दें 30 जून 11 का।
हाथ खड़ा कर दे बन गया तो। ओके, जल्दी करें बाकी लोग, जिनका बन गया वो दाएं बाएं फूंक मारते रहें लोगों को ताकि वो भी बना लें। ये बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल में पेमेंट कौन सी हुई है, देखें जरा, हमारे साल में पेमेंट कौन सी हुई है, आखिरी पेमेंट 1/11। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा, हमारे साल की पेमेंट। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो वैसे ही पता है 30 जून 11, ये 30 जून 12 का साल शुरू हो चुका है, यकम जुलाई, ये तो अगला साल शुरू हो चुका है। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल पेमेंट एरियर में हुई है या एडवांस में होगी थी पहले 6 महीने की, एडवांस में। तो ये हमारे साल की पेमेंट है। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। थिंक यू आर स्टैंडिंग ऑन 30 जून 11, 30 जून 11। तो हमारे साल पेमेंट कौन सी हुई होगी, 30 जून 11 से पहले वाली पेमेंट ढूंढे। ओके, इसका भी अगर आपने रट्टा सुनना है तो वो सुन लें कि हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये अगर कभी भी आप चाहते हैं कि एरर ना हो तो इसका सूल सुन लें। ये जो आपने ये फिगर सोचनी है, ये फिगर ढूंढनी है, नहीं मिली, इससे पिछली वाली जो भी फिगर होगी उसके नीचे लाइन लगानी है। थिंक थिंक थिंक, वही आखिरी पेमेंट होगी ना हमारे साल की। सोचे सोचे सोचे, इसका भी बस अब जहन में ले आए एक स्केच ताकि जल्दी से आ जाए। 30 जून 11, या ये इसको जरूर देखना होता है। इसको देखें, ढूंढे, नहीं मिली, कोई नहीं, इससे पिछली को ढूंढ लें, मिल गई, 1/11 मिली है, इससे पिछली, ये इससे अगली है प्लीज। तो हमारे साल की आखिरी पेमेंट कौन सी हुई है, 30 जून 11 को हुई है, तो वेल एंड गुड। नहीं हुई तो 30 जून 11 से ऊपर। ओके, अच्छा जी, अब बता दें नोट का नाम लेसर क्या रखता है। मे बी नोट 4 रख दें, 3 रख दें, जो मर्जी नंबर रखते हैं। फाइनेंस लीज, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है, इंग्लिश में लिखनी है। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। लेस देन 1 year, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड मोर देन 5। मोर देन 5 वालों को इकट्ठा कर दिया जाता है। ओके, आई एम स्टैंडिंग इन 30 जून 11। अच्छा, नाउ यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस। लेस देन 1 year कितनी पेमेंट्स है, 2। 1 to 2 years, 2। तो एक साल के अंदर अंदर कितनी पेमेंट्स हुई, ये 2। एक साल के बाद, बट 2 साल के, फोकस करें, ये 30 जून 13 का साल है, फोकस फोकस, ये 30 जून 13 का साल है। एनुअल सेमी एनुअल एरियर तो बड़ा आसानी से आप पकड़ लेते हैं, अभी थोड़ा सा सोचना पड़ा। ये सोचे 30 जून 13 का साल है क्योंकि पहले महीने का पहला दिन आ रहा है और 7वें का पहला दिन आ रहा है। तो ये सोचें 30 जून 13 का साल है। ये 30 जून 12 का साल 1 में चला गया और 30 जून 13 का साल 2 में चला गया। ओके, 20, 20, 40 टोटल। टोटल का मतलब है इसमें डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ, टोटल लीज रिसीवेबल। ये पैसे लेसर ने किससे लेनी है, ये पैसे लेसर ने किससे लेने हैं, लेसी से। अच्छा, यहां पे किसका नोट पूरा हो जाता है, लेसी का। लेसी का नोट यहां पूरा हो जाता है। मैंने बताया था आईकेएफ को ईमेल की हुई है, हो सकता है इधर 2 कॉलम हमें और डालने पड़े इधर ही, लेकिन वो भी देखें, छोड़ें अभी फिलहाल। लेसी का नोट फिलहाल यहां तक पूरा हो जाता है जो आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक है। लेसी का नोट यहां पूरा हो जाता है।
अब लेसर के नोट में, इसलिए हमने लेसर के नोट की ज़्यादा रिवीजन नहीं की, और अब लेसर के नोट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा 4.3, इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। ओके, टोटल लीज रिसीवेबल 40। ओके, अब एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त लीज खत्म होगी, जिस वक्त लीज खत्म होगी, तो लेसर ये कोशिश करेगा कि इस एसेट को ले जाए बाजार और किसी को बेच दे। जब लेसर बाजार में जाके किसी को एसेट बेचेगा तो लेसर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज करेगा, लेकिन ये रेजिडुअल वैल्यू बाजार में किसी ने गारंटी नहीं की होगी, इसलिए इसको कहते हैं अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये वो पैसे हैं, इसको इसलिए अलग से फेस पे शो किया जाता है कि ये पैसे लेसर लेसी से नहीं ले रहा, ये पैसे लेसर लेसी से ले रहा है, ये पैसे लेसर लेसी से नहीं ले रहा, ये सवाल में गिवन नहीं है। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। ओके, अब लाइन की कैद से बाहर आ जाएं, अब आप लाइन की कैद से बाहर आ जाएं, और अगर आपके पास पेपर में टाइम नहीं है तो बस सिंपल ये देख लें, 30/11 का प्रॉफिट एंड लॉस अगर बन चुका है तो उसमें जो इंटरेस्ट चला गया वो अर्न्ड है, बाकी सारा अनअर्न्ड है। तो ये 5.3 हमने डाला था 30/11 के प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये अर्न्ड है, बाकी सारा अनअर्न्ड है। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, देन नोट में सोचने की जरूरत नहीं है। नोट में क्या करना है, जस्ट कम हेयर, 30/11 का नोट बना रहे हैं तो 30/11 का क्या देख लें, 30/11 के प्रॉफिट लॉस में आपको कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, अर्न्ड, तो बाकी सारा अनअर्न्ड। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नोट बना रहे हैं तो फिर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं। ओके, नाउ व्हाट इज अर्न्ड, 2.9 प्लस 2.4 आया था ना कल 5.3, व्हाट इज अर्न्ड 2.9 प्लस, देन व्हाट इज अनअर्न्ड, जी 3.7, 36.3। अच्छा जी, अब अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही कि ये एग्री नहीं करा तो लाइन जरा मुझे दोबारा लगवा दें, यहां लगी हुई थी, तो लाइन के ऊपर नीचे ना पीनट बना लें, ये करके देखें मैच कर है, बस ठीक है। इस तरह की तरह हमने चेक कर लिया था अभी, ये मैच कर है। तो पीनट की एक पीनट में 2 पीनट्स होती हैं आमतौर पे, तो एक पीनट लाइन के ऊपर होगी, एक पीनट लाइन के नीचे होगी। भाई कह रहे हैं 3 होती है, चलें अभी आप लोग सवाल करें। रेड शर्ट आपने कल छुट्टी की थी? अच्छा,
ओके, पढ़िए पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 किताब से। जल्दी जल्दी दाएं बाएं से किताब की एक्सेस लें। मिटा दें भाई ये। डेट इंस्टॉलमेंट का लफ्ज लिख के रहने दीजिएगा, डेट इंस्टॉलमेंट। जी भाई, कितने लोगों ने जाकर होमवर्क करके दोस्त से शेयर किया था और कंपेयर किया था फिर? ओके, बाकी लोग अभी कर लें, 1 मिनट लें ज़रा, होमवर्क वाला सॉल्यूशन कंपेयर करें। मिटा दो शेड्यूल भी। उसे नंबर दे दें 10/10, 8/10 दे दें, 6/10 दे दें, सफाई का एक काट लें नंबर। सबसे आखिर में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? सबसे आखिरी लाइन में 0 नहीं आ रहा होगा, सबसे आखिरी लाइन में 1। जी, अभी बैठे बैठे कितने लोगों को पता चला कि उनका सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा? हाथ खड़ा करें। कितनों का मैच कर रहा है? जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उन्होंने होमवर्क नहीं किया या मैच नहीं करा? होमवर्क नहीं किया जितने लोगों ने वो हाथ खड़ा करें। जिनका मैच नहीं करा वो हाथ खड़ा करें। जो तीनों कैटेगरीज में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। वो हाथ खड़ा। किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने देते आप। ओके, चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, पेज नंबर 151। Galaxy Leasing Limited has leased certain equipment to Dairy Products Limited on Yakam July 13. In this respect, following information is available. Cost of equipment is 28.69 million. Amount received on Yakam July 13 is 3 million. And 4 annual installments payable in arrears. चलो एरियर का सवाल हो गया, आसान हो गया। 30 जून each year 7.8 and
आखिरी लाइन छोड़ें भी, गारंटेड रेजिडुअल, ये क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 13। हाँ, डाउन पेमेंट हो सकती है, यानी एनुअल रेंटल के अलावा है। ठीक है, तो यकम जुलाई 13 के आगे आपने लिखा इन एडिशन टू एनुअल रेंटल इट इज डाउन पेमेंट, इट इज डाउन पेमेंट, इट इज डाउन पेमेंट। लिखते हैं, साथ वाले की किताब भी है पास तो खैर है। इट इज डाउन पेमेंट इन एडिशन टू एनुअल रेंटल, ये एनुअल रेंटल के अलावा है। उसने नहीं लेके आनी कभी भी किताब, इसी पे गुजारा चलाएगा, आप ले आते हैं। ओके, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज, लिखें दिस गारंटी इज नॉर्मली गिवन बाय लेसी टू लेसर, दिस गारंटी इज नॉर्मली गिवन बाय लेसी टू लेसर। ओके, दो नई चीजें बता दें जो इस सवाल में आ रही हैं, इससे पहले सवालों में नहीं आती थी। डाउन पेमेंट आ रही है और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू आ रही है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीज लिखा हुआ है, तो फिर इसकी डेट बता दें क्या है, ये कब पे होनी है। ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज डेट बता दें, 30/6/14, 30/6/15, 30/6/16, 30/6/17। कितने साल की लीज है? तो चौथे साल के एंड पे ये पे होनी है, चौथे साल के एंड पे पे होनी है। ओके, कितनी अमाउंट? 5 की। ओके, यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%। ओ तेरी, सवाल खत्म हो गया, चलिए छोड़ें, रिक्वायरमेंट छोड़ें। ओके, अच्छा भाई, कल आपको क्या बताया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के दरमियान में क्या बना लिया जाए, कि दरमियान में बनाना नहीं है, बनाते बनाते उसके दरमियान में क्या बना लिया जाए? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में कौन सा कॉलम बना लिया जाए? डेट और इंस्टॉलमेंट्स का, ताकि फिगर्स को डिस्काउंट करना आसान लगे। ठीक है, तो उसी मेथोडोलॉजी में मैं चलता हूं। पहले मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपके सामने कैलकुलेट करने लगा हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में जिस कंक्लूजन पे स्टैंडर्ड वाले पहुंचे हैं, उसमें 3 चीजें आएंगी। नंबर 1 डाउन पेमेंट प्लस एनुअल रेंटल प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू या परचेज ऑप्शन। ओके, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी परचेज ऑप्शन जैसी ही एक चीज है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये तीनों चीजें नजर आ रही हैं, हम इन तीनों को ले लेंगे। ले आए सवाल। डाउन पेमेंट आ रही है, नोट कर लें, कुछ नहीं होता। डाउन पेमेंट, एनुअल रेंटल प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। जी, किताब की एक्सेस ना हो तो हाथ खड़ा रखें। इधर इधर भी फर्स्ट रो में दे दो, ऊंची से हाथ खड़ा रखें। हर 2 को 1 दे दो। चलो अभी जाने दे, तो इधर ही खत्म हो जाने हैं, जल्दी हर 2 को 1 दे दो। थोड़ा सा हाँ, कल आप हजरात ने टाइम पे आना है। कल लेसी और लेसर के फाइनल फार्मूलाज बताए जा रहे हैं, जो आपके सामने शो किए जाएंगे। अभी ये फार्मूला पार्शल है,
उस पार्शल फार्मूले को कल फाइनल में हम कन्वर्ट करेंगे, उस पर तकरीबन आधा घंटा लगेगा, तो फिर उस दौरान इस पर बात हो जाएगी। तो अभी जो डाटा गिवन है उसकी बुनियाद के ऊपर ये फार्मूला जो बन रहा है वो आपके सामने है। अच्छा अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेसी लेसर को कौन कौन से पैसे दे रहा है? कुछ पैसे के बारे में क्या कह रहा है? अभी ले लो, अभी ले लो। वो कितने हैं? 3। कुछ पैसे 4 किस्तों में ले लो, कुछ पैसे 4 किस्तों में ले लो, और कुछ पैसे लीज के एंड पे ले लेना। ये मैं तुम्हें क्या करता हूं? गारंटी करता हूं। ये मैं तुम्हें क्या करता हूं? गारंटी करता हूं। ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके, इसकी थोड़ी सी वजह सुन लें, थोड़ी सी वजह सुन लें। ये 5 मिलियन लेसी लेसर को क्यों देता है? असल में होता यह है कि लेसी जब लेसर को एसेट वापस करने जाता है ना, तो लेसर को ये डर होता है कि इसने एसेट जो है ना पराया माल समझ के इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि आपको पता है एक चीज की उम्र 5 साल है, आपने 4 साल इस्तेमाल करनी है और चौथे साल के एंड पे आपने वापस कर देनी है किसी को। तो आप जो स्पीड ब्रेकर आ रहा होगा आप स्पीड बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं लोग देखें मैं कैसे उछल के जो है वो फ्लाई करके जाता हूँ। फिर लोग पीछे से आवाजें दे रहे हो, यार ये खड्डों में भी कैसे चला रहा होता है, देखा तूने, जबरदस्त किस्म को, हो इसके साथ बैठो 10 मिनट में कॉलेज पहुंच जाता है बंदा। ठीक है, वो कई दफा। अच्छा जी, तो अब सवाल ये राइज होगा कि जब लेसी को ये पता है कि मैंने ये एसेट लेसर को वापस कर देना है, जरा नजर मारें सफे के एंड पे एसेट की उम्र कितनी है, और जरा नजर मारें डब्बे में किराए पे कितने साल के लिए लिया है? 4 साल के लिए। चौथे साल के एंड पे लेसी ने किसको वापस कर देना है? पहले 2-3 साल तो प्यार मोहब्बत से चलाएगा क्योंकि लेसी को पता है मैंने भी चलाना है इसे, लेकिन चौथे साल इंशाल्लाह मंड के चलाएगा। ठीक है, अन्नेवा चलाएगा, ब्लाइंडली चलाएगा। ओए लेवल वाले भी बैठे हैं। ओके, तो अब चौथे साल जब वो पागलों की तरह चलाएगा तो लेसर को ये डर होगा कि मेरा एसेट खराब करके मुझे वापस करेगा। तो लेसर उस रिस्क को कवर करने के लिए उसे क्या कहता है? तुम मुझे रेजिडुअल वैल्यू क्या करो? गारंटी करो। अब एसेट भी वापस करेगा और साथ कितने पैसे वापस करेगा? 5 मिलियन उसको वापस, उसको पैसे दे के आएगा ताकि मिस यूज की कंपनसेशन हो। तो इसको आप मिस यूज की कंपनसेशन नाम दे सकते हैं, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को। ये पैसे कौन दे रहे हैं? लेसी। किसको दे रहे हैं? लेसर को। मिस यूज की कंपनसेशन। ठीक है, चलें, लिखा ना करें, वो मर्जी आप लोगों की, पता नहीं क्या। अच्छा जी, हाँ, वो कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर अगर मिसयूज नहीं होता ना तो वो उस वक्त एसेट की कंडीशन गुड देख के 5 में से कुछ पैसे छोड़ भी देता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मिसयूज का लेवल हर दफा सेम नहीं होगा। ओके, अच्छा जी, डाउन पेमेंट बोलें 3 मिलियन, एनुअल रेंटल 7.8 इंटू 4 प्लस 5, ग्रैंड टोटल 30.2। ओके, अच्छा जी, अब सारे हजरात रेंटिव हैं इधर, और मुझे ये बता दें कि लीज शुरू कब हो रही है? एक साथ, एक लाइन तो हमने खाली छोड़नी है 1/7/13 को, उस पर तो नेट इन्वेस्टमेंट आनी है, वो लाइन खाली छोड़नी है। लेकिन आगे चलें, इधर अटेंटिव रहें। ये पेमेंट कहाँ आनी है 3 वाली? मेरा सवाल से देख के बताएं। एक साथ देखते रहे 1/7/13 कितनी? 3। ओके, अच्छा जी, देखते रहे। ये 7.8 कितनी दफा आना है? जरा देख के बताएं कब से आना शुरू होना है? 30 जून से आना शुरू होना है। अच्छा जी, पहला 30 जून का बैंड होगा, 30 जून 14। ठीक है, छोड़ें इसको, डाउन पेमेंट छोड़ें, यही नहीं हम करते थे। यकम जुलाई 13 को लीज शुरू हुई, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16 और 30 जून 17। कितना? 7.8, 7.8, 7.8, 7.8। तो ये मुझे सवाल याद है, पहले दिन कराया था इस तरह का, पहले दिन लेक्चर 1 में ऐसा सवाल कराया था। यकम जनवरी लिखा था वहां पे। यकम जुलाई 13 साल शुरू हुआ, 30 जून 14 साल खत्म हो गया, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17। व्हाट दिस 7.8 इज कॉल्ड एज एनुअल रेंटल। सवाल में नई चीज क्या है? डाउन पेमेंट। बोले कितना? 3।
समथिंग लेफ्ट गारंटेड यूजीआरवी कितों आ गई जीआरवी ओके गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज लेफ्ट ओके कितनी है किस डेट को लेकिन आपने भी नोट नहीं करना सबक किस डेट को 30/17 को कितनी 5 अब इसमें जब आप कैलकुलेशंस करने पे आएंगे तो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे आप ये क्या कहेंगे 30/17 को एक ही अमाउंट आ रही है बार बार तो जब इंटरेस्ट निकालेंगे यू विल योरसेल्फ गेट कंफ्यूज्ड तो इसलिए मुनासिब कोई तरीका बता दें कि ये बड़ी अजीब सी चीज लग रही है दोनों को ऐड करके लिख दें दोनों को ऐड करके लिख दें ठीक है लेकिन फिलहाल मैं दोनों को ऐड करके नहीं लिख रहा फिलहाल मैं आपको जरा डिस्काउंटिंग करवाने लगा हूं करना दोनों को ऐड करके ही लिखना है ठीक है अब मुझे बता दें अगर मैंने ये आपके सामने बना ली है तो नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट विच इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट किससे निकालते होते हैं हम पता है लीज के शुरू में पहले दिन इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई 13 अब मुझे बता दें ये वाला 3 कितने दिन बाद आना है फौरन इट नीड्स टू बी डिस्काउंटेड और नॉट ओके इस 3 को डिस्काउंट नहीं करना अच्छा जी ये वाले 7.5 कितने बचे पीछे कितने बचे 4 ये 7.5 जब 4 बचे तो फिर n बता दें क्या लेना है 4 और रेट कितने अरसे का लेना है पर एनम ओके n इज डिसाइडेड i इज डिसाइडेड अच्छा अगला सवाल कांस्टेंट पेमेंट्स हैं या चेंज हो रही हैं नहीं वो 5 को छोड़ो कांस्टेंट पेमेंट्स हैं या चेंज हो रही हैं जी सिंपल डिस्काउंटिंग यूज करें या एनओटी का फॉर्मूला एनओटी का फॉर्मूला अब वो डायग्राम हमें नहीं बनानी पड़ी वो जो हम बनाया करते थे 1 2 3 4 साल वो हम कहते थे जी 3 इधर आ रहा है 7.8 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 इधर आ रहा है और इसी 7.8 के साथ 5 भी आ रहा है अब वो डायग्राम हमें नहीं बनानी पड़ी बना मैंने दी है वैसे लेकिन वो डायग्राम हमें नहीं बनानी पड़ी ठीक है तो अब 7.8 जरा इधर से सोचें 7.8 एडवांस का सवाल है एरियर का सवाल है अब काउंट 7.8 1 2 3 4 तो कितनी दफा n 4 i गैप साल का जी बताएं 14% पर एनम रेट लेंगे या सेमी एनुअल पर एनम एंड वाई एनओटी तो सारी चीजें यहीं से डिराइव होगी 7.8 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 4 ये समझ आया ये बना के वो बना लें तो ये कैलकुलेट करना आसान हो जाता है डिवाइडेड बाय 0.14 ओके अच्छा जी 5 को बुलाना है इधर 1 जुलाई 13 पे 5 को बुलाना है 5 यहां पे बुलाना है बता दें 5 कितनी दफा है तो फिर एनओटी का फॉर्मूला लग ही नहीं सकता n तो है ही 1 तो 5 कितनी दफा है एक दफा है लेकिन आ कितने साल बाद रहा है 1 जुलाई 13 और 30 जून 17 के दरमियान गिने 1 जुलाई 13 और 30 जून 17 के दरमियान 30 जून 14 30 जून 15 30 जून 16 30 जून 17 और उसने खुद भी कह दिया था एट द एंड ऑफ लीज टर्म और एक जगह लिखा हुआ लीज 4 साल की है तो आप बता दें इसको सिंपल फॉर्मूला लगा के डिस्काउंट करेंगे या एनओटी का सिंपल फॉर्मूला बोलें कैसे 5 इंटू 1.14 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 4 लेकिन अब ये तो आपके समझने के लिए था सारा 7.8 प्लस 5 जी बोलें 12.8 maybe you can do it like this star साइड पे रखें 12.8 it is how you will discount why 7.8 को 5 से अलग रखा ड्यूरिंग डिस्काउंट ताकि इस पे एनओटी लग जाए वरना 12.8 आ जाता तो फिर आपने पता क्या करना था फिर आप लोगों ने था ये 3 बच गए तो इसमें ये है तो नहीं बस 7.8 को अलग 30 जून 17 के सामने मैंने समझने के लिए लिखा फिर उसको अलग लिखा
ओके जी, व्हाट इज द ग्रैंड टोटल? 28 पॉइंट एग्जैक्ट फिगर क्या आ रही है? 28.69। जरा सवाल में आए, उसने 28 पॉइंट क्या ली हुई है? 69। अच्छा, और 3 के बाद भी कितने डिजिट यूज किए हुए हैं? और 7 के बाद? तो सवाल बनाने वाले की आपको क्या लग रहा है किस तरफ जहन जा रहा है उसका? वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 4 है, तो आप भी 2 डिजिट पे रहें। 28.69 करते हैं सर। ओके चलें जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट करें। जी जी, यूजीआरबी और जीआरबी के अंदर कल जीआरबी, यूजीआरबी और परचेज ऑप्शन, इन तीनों के ऊपर कल डिस्कशन होगी आधा घंटा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ये फॉर्मूला भी अभी इनकम्प्लीट है, इसको भी कल कंप्लीट करवाना है। ओके, स्टार्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट। लेसर कहाँ से टेबल बनाना शुरू करते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट से। 28.69। ओके जी, इंटरेस्ट 0, 25.6। ओके जी, इस पे लगाएं 14%, 14% डायरेक्ट, साल 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 साल। देखिए कंफर्टेबली 14% लगाएं, ऊपर देखें सारे कंफर्टेबली 14% लगाएं, साल 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 साल। ओके नहीं, पॉइंट के मतलब 2 यूज कर रहे हो 60। ओके 4.21.49, 4.16.70, 2.34, 5.46, 11. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल ट्रीट करें इसे, आप कुछ नहीं है ये। 1.56, 11. जी, डाउन पेमेंट उसी दिन थी इसलिए उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, और एंड पे जीआरवी एंड पे आ रही थी इसलिए उसको अलग से डिस्काउंट किया एनओटी का फॉर्मूला लगाए बगैर। अब देख ले भाई अगले सफे पे क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा। अगले सफे पे कौन सा चूहा है? विच टाइप ऑफ माउस इज देयर? 2 माउस हो जाए तो ओके, माइस। रिक्वायरमेंट ए, प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, 15 एंड 16 इन द बुक्स ऑफ जीएलएल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेट। ये देखें, कहानी को लंबा करना सीखे भाई, आज कहानी को लंबा करना सीखें। प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इन द बुक्स ऑफ जीएलएल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अबव लीज अरेंजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेट। चलें छोड़े, 7 नंबर। तो वह 30 जून 14 की एंट्रीज मांगी हैं देसी स्टाइल में। ओके बी, prepare a note for the inclusion in GLL's financial statement for the year ended 30 June 2014 in accordance with the requirements of खाला जी के standards। 10 नंबर। नंबर कुछ ज्यादा रख दिए इसने, जज्बात में आया हुआ था, गुस्से में आया हुआ था, नंबर ज्यादा रख दिए। 17 नंबर। 3 नंबर और डालता तो फाइनल अकाउंट का सवाल बन जाना था। ओके पता नहीं क्यों इतने नंबर इसने। तो 30 जून 2014 की बहरहाल ठीक है, वो आपकी लक है कि 2014 में आप नहीं थे। ओके तो
एंट्रीज कर दें जी 30 जून 2014 के साल की जल्दी से। और नोट तो माशाल्लाह आपको घर वालों ने बनाने सिखाए हुए हैं, नोट बना दें जल्दी। बस रिक्वायरमेंट में 1 साल की है सिर्फ, 30 जून 14 की, पहले साल की। नोट बना लें 30 जून 14 का, जल्दी करें, 30 जून 14 की एंट्रीज करें, नोट बनाएं, उठाएं साथ वाले को। जी भाई, दाएं बाएं बंदा ढूंढ के बताएं जिसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, एक या दो तो होंगे क्लास में। नोट कितने लोगों ने बना लिया, हाथ खड़ा करें। ओके, बाकी लोग हिम्मत करें, जल्दी करें। आराम आराम से बनाइए, ये खत्म हो गया तो फिर कुछ और शुरू करना पड़ेगा। आराम आराम से, खूबसूरत खूबसूरत करके, लेस देन 1 ईयर, ईयर पूरा लिखें, YEAR।
जी कितनी एंट्रीज होनी है? ऐसे खरीदने की भी मैं कर देता हूं। अच्छा 4 एंट्रीज में कर रहा हूं, जरा तरतीब सुन लें। लेसर एसेट, तरतीब सोचा करें, इस तरह कहानी बनाया करें। लेसर एसेट खरीदेगा, फिर डाउन पेमेंट लेगा, फिर सालाना किराया लेगा। इस तरह बोला करें। लेसर एसेट बोले खरीदेगा, फिर लीज पर बोले साथ साथ बोले। लेसर एसेट खरीदेगा, फिर लीज पर, फिर डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, फिर सालाना किराया रिसीव करेगा। भाई ऐसे लिखना शुरू कर दिया भाई ने। The company has entered into a lease arrangement as less of the payment of rupees 3 million is received as down payment at the start of the lease term, and the installment of rupees 7.8 million is payable annually in arrears, and at the end of lease term guaranteed residual value of rupees 5 million. Well done, I appreciate. इसमें डाउन पेमेंट को रहने दो, सिर्फ एनुअल रेंटल का लिख दो और इंटरेस्ट रेट लिख दो, रेजिडुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओके जी, कितने लोगों ने इंग्लिश की जगह खाली छोड़ी है? साथ वाला देखे शहजादा, ये हमेशा खाली छोड़ेगा, ये पेपर में भी खाली छोड़ेगा। ओके जी, एसेट की डेट ऑफ परचेज बताएं क्या है? नहीं, डेट ऑफ परचेज दी हुई है? नहीं दी हुई। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड लीज्ड इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स ऑन एकम जुलाई 13। तो पहली एंट्री करनी नहीं है अब, लेकिन मैं कर रहा हूं समझने के लिए। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर, जनरल एंट्रीज 30 जून 14 का साल, यकम जुलाई 13। क्योंकि एसेट की डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है, इसलिए मैं ये एंट्री नहीं कर रहा। ओके, यकम जुलाई 13 जी। लीज रिसीवेबल, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, किस पे रिकॉर्ड होगा? लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट पे। ओके, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? 28.69। ओके, यकम जुलाई 13 कराया आया कैश डेबिट्स और लीज रिसीवेबल क्रेडिट जी। कितना? 3। 30 जून 14 कैश डेबिट 7.8, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 4.2, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 3.6। इट्स ओवर। भाई पानी पीने रावी पे गए थे, 10 मिनट बाद आए हो। चलो ठीक है, रिप्लाई जरूरी नहीं। ओके नेक्स्ट, इट इज हाउ द फर्स्ट ईयर विल बी प्लॉटेड इन जनरल एंट्रीज। एरियर के सवाल की ये खासियत है कि हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल मिल जाता है, इसलिए रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट करने की एंट्री की जरूरत नहीं पड़ी। बल्कि देखें, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट की जगह डायरेक्ट एंट्री हो गई कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट की जगह डायरेक्ट एंट्री होगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो कल वाला सवाल करने के बाद आज वाला सवाल आपको कुछ भी नहीं लग रहा।
ये सारे पे आपको मिल जाएंगे कितने नंबर है? 7, 5/7 नंबर। यस यस यस, आई एम सेइंग आई एम टीचर, यू आर नॉट टीचर। अच्छा, इसकी नरेशन मिसिंग है, इसके नंबर कटेंगे, और ऊपर रुपीज इन मिलियन ने लिखा हुआ, इसके नंबर कटेंगे। रुपीज इन मिलियन लिख लेंगे और नरेशन लिखेंगे लीज्ड एन एसेट टू लेसी, रिसीव्ड डाउन पेमेंट, रिसीव्ड एनुअल रेंटल। ये नरेशन होंगी, क्योंकि जनरल एंट्रीज जब मांगे तो नरेशन देनी पड़ती है, हमेशा देनी पड़ती है। ओके, एक अजीब चीज आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि अगले साल सिर्फ एक एंट्री होनी है, मांगी नहीं लेकिन शौक पूरा कर रहा हूं। अगले साल सिर्फ एक एंट्री होनी है। लेसर एसेट खरीदेगा, लीज पे देगा, डाउन पेमेंट लेगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री लेसर वैसे ही नहीं करता, इंटरेस्ट रिसीवेबल की भी नहीं करनी, तो अगले साल सिर्फ एक एंट्री होगी, क्या? कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। आपको टाइम दिया जाता तो आपने पता नहीं 2-3 कर देनी थी। नहीं, इतने भी बुरे हालात नहीं है। ओके, इतने अच्छे भी नहीं। अच्छा जी, नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स। बोलें जी नोट गैलेक्सी। अब 10 नंबर पूरे कराने हैं, एक एक चीज पूरी करें इसकी नोट की। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14। ओके, नोट नंबर 3 फाइनेंस लीज। सर ने कसम खाई हुई है, 3 और 4 सर ने व्हाइट बोर्ड पे यूज किया, 3 या 4 ही लिखा हुआ है उसमें, 7 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा। ओके, 3.1। तो द कंपनी हैज एंटर्ड, इतनी भी फीस नहीं दी हुई आपने, छोड़े। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एज अ लेसर, the installments are payable annually in arrears along with the GRV at the end of lease amounting to rupees इतने, interest rate implicit in the lease is इतने। बहरहाल एंड पे ये दिया होगा किताब के सोल्यूशन में। maturity analysis, contractual undiscounted cash flows। नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अभी मैंने आपको एक हिंट दिया है हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का, वो याद रखिएगा। अगर 30/14 जाके ढूंढ लें, अगर 30/14 नहीं है तो इससे पिछली वाली डेट ढूंढ लें, वो हमारे साल की पेमेंट होगी। ओके मैन 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 मैन। ओके, तो इसके लिए भी आपको एक हिंट दिया है, तो 30/14 लाइन लग। ओके जी, एक साल के अंदर अंदर करंट नहीं, बैलेंस शीट नहीं बन रही, नोट बन रहे, जागते रहना भाइयों। लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 years। ओके, आओ नीचे वाले, तू भी आ, ओए तू भी आ। 12.8। ओके, जीआरवी अगर इधर ही डाल देनी है, वो जो जगह है ना वो यूजीआरवी के ऐड करने के लिए, जीआरवी इधर ही डाल देनी है। अभी कल बात होगी जीआरवी और यूजीआरवी में क्या फर्क है, आज ही हो जाएगी। 1 to 2 year, 2 to 3 years। ओके, 28.4। ओके, रिकॉन्सिलिएशन के लिए इधर जगह नहीं बची, इधर बना लेते हैं खुली खुली करके। वो रिकॉन्सिलिएशन ही क्या जो तंग तंग करके बनाए, रिकॉन्सिलिएशन जी। टोटल लीज रिसीवेबल को आवाज मारे, टोटल लीज रिसीवेबल बोले आया 28.4। एड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 0, 28.4। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस unearned interest income।
अच्छा 30/14 के साल का इंटरेस्ट एरियर के सवाल में कहां नजर आ रहा होगा? 30/14 को। तो ये क्या है? तो ये अनअर्न 3 पॉइंट प्लस 2.34 प्लस 1.5 6.9 1 21.49. There is no need of peanuts. You can just make a revdi here. And it is reconciled. 21.49. सरहद में एक भाई कहने लगे पता नहीं चीनी पे तिल लगा दिए क्या खिला रहे हैं। तो ये एरियर के सवाल की खासियत है कि आपके नोट डायरेक्ट फेस पे एग्री कर जाता है। बस पढ़ने की नीयत से आया करें और सही तरह सारा होमवर्क किया करें। एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे, वो पढ़ते नहीं थे। बादशाह ने एक टीचर को बुलाया, उसने कहा भाई इसको पढ़ाना शुरू कर। टीचर तेज था, 2-3 दिन गपशप मारता रहा, आता गपशप मारता चला जाता, बच्चे भी बड़े खुश, रोजाना 5 टॉफियां दे देता। अब चौथा दिन आया तो टीचर ने सवाल पूछा कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? छोटे ने कहा 3 दिन हो गए पढ़ते हुए। अच्छा रोजाना मैं कितनी टॉफियां देता हूँ? ने कहा 5। तो अगला सवाल टीचर पूछने लगा तो बड़े ने छोटे को कह दिया ये कोई पढ़ाई की बात होने लगी है, चुप कर जा। तो जब पढ़ने की नीयत ही ना हो तो फिर ओके। अच्छा जी, दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। प्रिपेयर अ नोट फॉर इंक्लूजन इन जीएलएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। इट्स ओवर। मिटा दो भाई, जस्ट रखें दूर। सिंध, दरिया सिंध के पास पड़। भाई आप बातें कर रहे हो। ये नीचे क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, ऊपर क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, ये कौन सा क्वेश्चन है? डिसाइड तो कर लो। अगले सफे पे देखो क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है इसके साथ। पिछले सफे पे आओ, इसी के साथ क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है। ठहरो ठहरो, जिससे पूछ रहा हूँ ये क्या चक्कर है, ये कब से मसला है किताब में? देखो पिछले सफे पे आओ। सोचने देने चले। इससे ऊपर वाले सवाल में आए, क्वेश्चन नंबर 5। शोएब लीजिंग लिमिटेड the lessor has entered into a 3-year agreement with the Sarfaraz Limited to lease a machine with an expected useful life of 4 years. The cost of the machine is itne. The following information relating to lease is: date of commencement of lease is 1 July 7. Lease contains a purchase option at 1 lakh. ये लेक्चर 2 में बात की थी। Lease contains a purchase option at 1 lakh and at the end of lease the value of machine will be 3 lakh. अच्छा भाई बताएं, अगर लीज के एंड पे आपको 3 लाख वाली चीज 1 लाख में मिले तो खरीदना पसंद करेंगे? अगर बाजार के अंदर रहना हो 3 लाख वाली 1 लाख में, 3 लाख वाली 1 लाख में, 3 लाख वाली 1 लाख में, तो रश लग जाएगा। ओके, तो अब कितने वाली चीज कितने में मिल रही है? 3 लाख वाली 1 में, 3 वाली 1 में, 3 वाली 1 में, 3 वाली 1 में। जब लगा हो तो बंदा नेचुरली
नजर तो मारेगा। ओके, तो फिर इसका, अच्छा आप मुझे बता दें, आप लोग जो इधर जो मैंने जीआरवी में ली थी जगह, अब जीआरवी की जगह परचेज ऑप्शन जहां आएगी, लेक्चर 2 जाके रिवाइज कीजिएगा। लेकिन अब आखिर में 1 लाख लेंगे डिस्काउंट करते हुए या 3 लाख? 1 लाख, तो 3 लाख को इग्नोर कर दें। हमने सिर्फ वो पैसे लेने हैं जो हमें मिलने हैं, वो 1 लाख मिलने हैं। और लीज इंस्टॉलमेंट्स आर ₹860 पेबल एनुअली इन एरियज। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज, कितने साल की जनरल इंटरेस्ट मांगी है? हो तेरी खैर, 3 साल की, 9 साल की, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, और कितने साल का नोट मांगे? 1 साल का। और नंबर 20 नहीं, इसे कहते हैं वावा। तो वावा नंबर है इसके, अच्छे खासे नंबर हैं। तो ये सवाल कितने लोग ट्राई करेंगे? इसमें डाउन पेमेंट भी नहीं है, ये सवाल तो आपका बहुत जल्दी हो जाना है, इसमें डाउन पेमेंट भी नहीं है। तो जिस तरह जीआरवी है उसी तरह आपने परचेज ऑप्शन को इधर ले लेना। ओके, अब मैं आपकी जिंदगी के 15 मिनट लेने लगा हूं कीमती। अटेंटिव रहिएगा, साथ वाले को जरा उठा दें, उसके F5 का बटन दबाएं, रिफ्रेश करें उसे, जल्दी 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 जगाएं साथ वाले को, जगाएं। से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फ्रेश हो जाओगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्माओ ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्मा क्यों रहे, खड़े हो जाओ, फ्रेश हो जाओगे। बोझ क्यों उठाया हुआ है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी। ओ भाई तो शर्मा रहे, खड़े हो जाओ, पहले से ही फ्रेश है। ओके, खड़े रहें, कीप वॉचिंग। वालिदैन के फर्मा बरदार बैठ जाएं। ओके, माशाल्लाह, अच्छी बात है सारे। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बात जिसको समझ आनी है उसको आ जाएगी। बेटा मेरी ऐनक कहाँ पड़ी हुई है? अबू वो पड़ी हुई है। तो यहाँ से पता चल जाता है बच्चा फर्मा बरदार है या नहीं। अच्छा बच्चा जाता है, जाके दे देता है, अबू ये है। अम्मी कहती है बेटा ग्लास कहाँ पड़ा? अम्मी ये वहां रखा था मैंने। फिर अम्मी उठती हैं या तो बैठा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ओके अच्छा, लेसी का फॉर्मूला देख लें और लेसर का फॉर्मूला देख लें। इफ ओनरशिप will transfer to lessee at end of lease, अगर लीज के एंड पर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो फिर लेसी लेसर को क्या क्या पे करेगा, यानी लीज पेमेंट्स क्या करेगा? लीज पेमेंट्स, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल, एनुअल हो सकते हैं, सेमी एनुअल हो सकते हैं, प्लस परचेज ऑप्शन की जो प्राइस एग्री होगी वो पे करेगा। इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज, अगर लीज के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो लेसर लेसी को कहेगा मुझे अभी डाउन पेमेंट भी दो, मे बी हर साल किराया भी दो, एंड पे अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो, वो कहेगा हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, तो कहता है फिर मुझे खरीदने के पैसे भी दो। सिमिलरली इस वक्त लेसर भी इसी तरह सोच रहा होगा, इफ ओनरशिप, इंग्लिश वही लिखनी है, लेसर की वजह से इंग्लिश नहीं बदलेगी। इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी at end of lease, तो फिर लीज पेमेंट्स की जगह लेसर लस यूज करेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप लेसर के जूते पहने, ये थोड़े बड़े होते हैं, अगर आप लेसर के जूते पहने
तो लेसर के जूते पहन के यू विल गेट द सेम रिजल्ट. What the lesser will receive? What the lesser will receive? What the lesser will receive at the end of lease? Purchase option की प्राइस जो भी एग्री होगी उनकी वो रिसीव करेगा. तो एज फॉर एज अगर मैं बात करूं ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जानी है तो दोनों के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है. दोनों के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है. फॉर्मूले में चेंज उस वक्त आती है जब ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो. इफ ओनरशिप will not transfer to lessee at end of lease. If ownership will not transfer to lessee at end of lease. इसका फॉर्मूला भी देखते हैं. ओके समझने के लिए एक एसेट की लीज टर्म है 4 साल और लाइफ है 5 साल. अब मुआहदे में लिखा हुआ है
ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज। लीज के एंड पर लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी। अगर लीज के एंड पे लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी तो फिर चौथे साल के एंड पे लेसी क्या करेगा? एसेट लेसर को वापस कराएगा। तो 4 साल जो लेसी एसेट को यूज करेगा अपना समझ के यूज करेगा या पराया? इस रिस्क को कवर करने के लिए लेसर लेसी से कहता है कि तुम मुझे लीज पेमेंट्स की मद में डाउन पेमेंट दो, किराया दो, और हाँ, परचेज प्राइस तो मैं तुमसे नहीं मांगता, परचेज प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी, परचेज प्राइस ना दो, मुझे मिस यूज के कुछ पैसे दे दो क्योंकि तुमने पराया समझ के इस्तेमाल किया होगा। अब लेसी लेसर को गारंटी करता है कि मैं तुम्हें इतनी रेजिडुअल वैल्यू देने को इसकी तैयार हूं। इट इज अ गारंटी गिवन बाय लेसी टू लेसर। लेसी लेसर को गारंटी करता है कि इतने पैसे मैं तुम्हें दे देता हूं। इट इज कॉल्ड एज GRV, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये पैसे लेसी लेसर को दे देता है। अब उधर लेसी, एक बार याद रखिएगा, आमतौर पे परचेज प्राइस के पैसे ज्यादा होते हैं, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के पैसे कम होते हैं। तो क्योंकि उधर लेसी एसेट खरीद रहे, इधर लेसी एसेट खरीद नहीं रहा, जान छुड़ा रहा है थोड़े से पैसे लेसर को देके कि लेसर के साथ मेरा आइंदा रिलेशन अच्छा रहे, और लेसर अगर मुझे कभी एहसास दिलाए कि तुमने जो है वो खराब करके मुझे एसेट दिया था तो हम भी उसको जवाब दे सकें, तुम्हें खराब करके एसेट जो दिया था उसके साथ कुछ पैसे भी दिए थे। अब अगर लेसर के जूते पहने तो लेसर कहता है ठीक है, तुम मुझे डाउन पेमेंट दे रहे हो, किराया दे रहे हो, इसके साथ मुझे गारंटी कर रहे हो रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन सवाल यह है कि लेसी ने तो जान छुड़ा ली चौथे साल के एंड पे एसेट से, मिसयूज के कंपनसेशन करके, बट वो एसेट 1 साल लेसर के पास पड़ा हुआ है। अब वो जो 1 साल एसेट लेसर के पास पड़ा हुआ है, उस 1 साल में लेसर इस एसेट से कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा। वो जो उस 1 साल में लेसर उस एसेट से हासिल करने की कोशिश करेगा, उसमें 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो 1 साल के लिए फर्दर किसी को किराए पे दे दे, वो किराया भी अभी किसी ने गारंटी नहीं किया हुआ, या उस 1 साल के लिए एसेट किसी को किराए पे मत दे, बल्कि जैसे ही एसेट लेसर के पास आए, लेसर के 1 साल मैंने क्या करना और ये बूढ़ा हो चुके हैं, किसी को क्या देना, इसको बाजार जाके बेच देता हूं। तो लेसर उस 1 साल के लिए उस एसेट को बाजार जाके बेच दे, बल्कि चौथे साल के आखिरी दिन जब उसको एसेट वापस मिलेगा तो 5वें साल के पहले दिन, अभी 5वां साल पूरा गुजरेगा ही नहीं, चौथे साल के आखिरी दिन बेशक समझ लें, लेसर उस एसेट को बाजार में जाके बेच देगा। वो जो पैसे लेसर रियलाइज करेगा, वो पैसे लेसर को लेसी ने गारंटी नहीं किए हुए थे। तो दैट इज कॉल्ड एज अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये पैसे लेसर किससे रियलाइज करता है? किसी थर्ड पार्टी से। अभी इनकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, GRV की और UGRV की। ये पैसे लेसर रियलाइज करता है किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि लेसर अपने एतबार से ना इसको लीज पेमेंट कहता है, प्लस UGRV इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको लीज पेमेंट क्यों कहता है लेसर? लेसर इसको इसलिए लीज पेमेंट कभी कभी कह देता है बिकॉज लेसर कहता है ये वो पैसे हैं जो मैंने किससे लेने हैं? लेसी से। तो बताएं कि लेसी ने 5वें साल क्या करना है एसेट का? कुछ भी नहीं करना। इसलिए लेसी को कंसर्न नहीं कि मेरी UGRV क्या है, क्योंकि लेसर के पास एसेट चला जाएगा, और जब लेसर के पास एसेट चला जाएगा तो लेसर बड़ा खुशी खुशी जाके 5वें साल के पहले दिन इस एसेट को बाजार में जाके बेच के कुछ और पैसे भी रियलाइज कर लेगा। अब ये जो लेसर का फॉर्मूला है, इसकी वजह क्या है, इसके बैक एंड पे रीजन क्या है कि लेसर UGRV क्यों लेता है? जरा इधर देखिएगा। जब लेसर को पता चले कि 5वें साल के पहले दिन मुझे एसेट मिल जाना है, तो फिर लेसर को ये उम्मीद भी लग जाती है कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड से पैसे ले सकता हूं। तो लेसर लेसी को किराया जरा कम रख के देता है,
क्योंकि लेसर कहते हैं ठीक है फिर तुझे किराया मैं कम कर देता हूँ 5वें साल अगर तू मुझे एसेट वापस कर दे। लेकिन अगर तू मुझे कहता है कि एसेट लेना है फिर मैं तेरा 5वें साल का भी किराया डालूंगा और पूरे 5 साल। अब अगर 5वें साल के एंड पे लेसी वापस करता है फिर आपको पता है यूजीआरबी कम होगी, लेकिन अगर चौथे साल के एंड पे वापस करता है फिर यूजीआरबी ज्यादा होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइम वो उसको वापस करे, बट यूजीआरबी विल ऑलवेज बी इररिलेवेंट इन द केस ऑफ लेसी। ठीक है, इनको कल रिवाइज करेंगे। एक मिनट, आज के सवाल में कौन सा वाला लेसर था? एक मिनट। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर, यूजीआरबी नहीं गिवन थी। खैर है कुछ नहीं होता, यूजीआरबी आज नहीं गिवन थी, कोई मसला नहीं। बट आज का सवाल लेसर का था लेसी का था, और क्या गिवन थी? जीआरबी। ठीक है, और आपको जो होमवर्क में सवाल दिया उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 6 था ना, 6 था होमवर्क, उसमें परचेज ऑप्शन है। ठीक है, तो कल इन पे दोबारा बात करेंगे। रेफरेंस दे लें। बंद कर दिया रजिस्टर, चलें, अल्लाह पूछे आपसे।